हेलो फ्रेंड्स। कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना 249th बर्थडे बनाया। बर्थडे बोल लें या इंडिपेंडेंस डे बोल लें। 1776 में इसी दिन जो है ब्रिटिश कॉलोनी से अलग होके यूएसए एक अपने आप में अलग जो है राष्ट्र बना था। तो आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे, परंतु अमेरिका पे बात करने से पहले जो भारत में बड़ा स्कैम जेन स्ट्रीट का निकल के आया है उस पे मैं बात करना चाहूंगा, उस पे संक्षेप में आपको समझाना चाहूंगा वो पक्ष जो अभी तक मीडिया में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिले होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो जेन स्ट्रीट का जो स्कैम हुआ है, ये स्कैम जो सामने आया है, जेन स्ट्रीट बेसिकली एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है। अब आप बोलोगे कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म का मतलब क्या हुआ? यानी ये एक ऐसी कंपनी है, ऐसी ट्रेडिंग कंपनी है जो किसी और से कैपिटल या पैसा लेके ट्रेडिंग नहीं करती है। ये अपने ही पूंजी से, अपने ही कैपिटल से, अपनी ही मनी से ट्रेडिंग करती है। दूसरी चीज जो बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ये स्कैम को, ये जो मैनिपुलेशन मार्केट का किया जा रहा था, ये मैनिपुलेशन को सेबी ने खुद से नहीं पकड़ा है। इसको जो सामने लेके आए हैं उस व्यक्ति का नाम है मयंक बंसल। मयंक बंसल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं। ये बेसिकली ये भी एक ट्रेडर है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। IIM कैलकाटा से इन्होंने MBA किया है, IIT से इन्होंने इंजीनियरिंग किया है। तो ये जो स्कैम है, मैनिपुलेशन जो मार्केट का जेन स्ट्रीट कर रहा था, इसका एक प्रेजेंटेशन उन्होंने, काफी विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है वो सेबी को दिया था लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे ख्याल से। उसके पहले वो कंटिन्यूसली मेल लिखते आ रहे थे सेबी को। और जो सेबी के होल टाइम डायरेक्टर हैं अनंत नारायण जी, बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। और मेरे ख्याल से सेबी में एकमेव शायद वही ऑफिसर होंगे जो इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ सकते होंगे। उन्होंने मयंक बंसल को बुलाया, मयंक बंसल ने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद सेबी ने इसके ऊपर में एक्ट करना शुरू किया। तो ये जेन स्ट्रीट का स्कैम था क्या, ये समझिए। ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं संक्षेप में। देखिए क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर में आप कैश में स्टॉक खरीदते हो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर एंड ऑप्शन करके जो है वो डेरिवेटिव भी आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है अवेलेबल रहते हैं। तो यदि आप कैश में कुछ बाय कर रहे हो और आपको डर है कि वो माल नीचे जा सकता है जो आपने खरीदा है, तो आप ऑप्शन मार्केट का यूज करके या तो कॉल को सेल करके या पुट को बाय करके, ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का अर्थ है कि मार्केट ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शन आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा। कॉल ऑप्शन खरीदना यानी आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। पुट ऑप्शन खरीदना यानी आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा। इसका ही उल्टा कर दीजिए, कॉल ऑप्शन जब आप सेल करते हैं तो इसका मतलब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। पुट ऑप्शन जब आप सेल करते हैं इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि मार्केट या स्टॉक जो भी, जिसमें भी आप पुट बाय सेल कर रहे हैं, उसका मतलब है कि पुट ऊपर, वो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप कॉल और पुट का मतलब समझ गए। कॉल खरीदने का मतलब है आप बुलिश हैं, कॉल सेल करने का मतलब आप बेरिश हैं, पुट खरीदने का मतलब आप बुलिश हैं, पुट बेचने का मतलब आप पुट खरीदने का मतलब आप बेरिश हैं और पुट बेचने का मतलब आप बुलिश हैं। तो मोटा मोटी आप ये कॉल और पुट समझ गए, ठीक है। ऐसी फ्यूचर्स होते हैं। फ्यूचर्स का मतलब, फ्यूचर आप खरीद रहे हो इसका मतलब है कि आपको लग रहा है ये चीज ऊपर जाएगी। फ्यूचर बेच रहे हो इसका मतलब आपको लग रहा है कि चीज नीचे जाएगी। तो जेन स्ट्रीट क्या करता था, जेन स्ट्रीट कैश मार्केट में, मान लीजिए निफ्टी है, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को जो है वो बना कैसे है, वो कई बैंक्स के को मिला के, जो बैंक निफ्टी का जो कंपोनेंट्स हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ऐसे कई सारे जो हैं उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो मिलके बैंक निफ्टी बनाते हैं। और जो जैसे जैसे इन कंस्टिट्यूएंट्स के प्राइसेस चेंज होते हैं वैसे वैसे बैंक निफ्टी का भी प्राइस ऊपर नीचे जाता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एंड द वेटेज। जो वेटेज मिला रहता है बैंक निफ्टी में, जैसे आज की डेट में HDFC का सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर ICICI, फिर SBI है, जो लास्ट मैंने स्टडी किया था। अभी वेटेज उसके बाद
चेंज हुआ होगा तो मैंने देखा नहीं है, पर ये 3 बैंक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इनका वेटेज मल्टीप्लाई बाय प्राइस, मतलब जैसे ऊपर नीचे जाएगा वैसी बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर नीचे उस हिसाब से हिलता है। तो ये क्या करते थे जेन स्ट्रीट वाले, ये इन बैंक के स्टॉक्स को बाय करते थे। किस दिन? जिस दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे होने वाला है, यानी हर महीने में जो है, आप समझिए पहले तो मंथली एक्सपायरी होता था, बाद में वीकली भी लेके आ गए, पर मंथली एक्सपायरी को ही पकड़ के मैं बताता हूं कि मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उस दिन आके 3:30 बजे सब जो है सेटल आपको करना पड़ेगा। तो वो यूजुअली लास्ट थर्सडे निफ्टी, मतलब महीने का लास्ट थर्सडे जो है वो निफ्टी के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसे बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ये लोग जो है ये स्टॉक्स को खरीद लेते थे सुबह 9:15 से लेके 9:30 पौने 10 के बीच में, जैसे मार्केट ओपन होता था। जैसे इन्होंने बहुत सारे बैंक के स्टॉक्स खरीदे और बैंक निफ्टी को भी खरीदा, तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर चला जाता था। आप खरीद रहे हो तो प्राइस तो ऊपर जाएगा, तो ये प्राइस को ऊपर लेके चले जाते थे। अब जैसी प्राइस ऊपर चला गया तो ऑप्शन मार्केट में जो पुट का प्राइस है, यानी जो प्रेडिक्ट करता है कि प्राइसेस नीचे आएंगे, वो पुट के प्राइसेस बहुत नीचे आ जाते थे, क्योंकि ये स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो मार्केट के जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वो एक्सपेक्ट करते थे कि अब कोई चांस नहीं है कि इन स्टॉक के प्राइसेस नीचे आएंगे। पर जब वो लोग पुट की तरफ ध्यान नहीं देते थे, उस वक्त में जेन स्ट्रीट जो है पुट बाय करता था, ऐसी वो कॉल सेल करता था। ठीक है, कॉल सेल करके प्रीमियम कमाता था। आप जब भी कोई चीज बेचते तो आपको पैसा आता है, राइट? तो ऐसी कॉल बाय सेल किया तो आपको पैसा आ रहा है, तो कॉल सेल करके पैसा कमाया, उसी से पुट बाय किया या और पैसे लगा के पुट बाय किया। अब ये 2 बजे तक शांति से चुपचाप बैठे रहते थे। ठीक है, कॉल और पुट बाय करके, कॉल सेल करके, पुट बाय करके और स्टॉक्स खरीद के, और 2 बजे के बाद जैसी दोपहर में 2, सवा 2, 2:30 बजे धड़ाधड़ जो इन्होंने मॉर्निंग में स्टॉक्स बेचे, वो स्टॉक्स बेचना चालू कर देते थे। एक ही बार में लाके मार्केट में इतने स्टॉक्स बेच देते थे कि वो पूरे के पूरे सारे बैंक के स्टॉक्स नीचे आ जाते थे। और चूंकि बैंक के स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं तो इंडेक्स, बैंक इंडेक्स जो है वो भी नीचे आ जाता था। तो अब आप बोलोगे इसमें गलत क्या है? गलत इसमें ये है, 2 चीजें। पहला ये कि जो जेन स्ट्रीट है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कैश सेगमेंट में उसी दिन खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं है वो स्टॉक्स को। आप कैश सेगमेंट में इंट्राडे बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आपने बैंक के स्टॉक्स बाय किए तो आप उसी दिन सेल नहीं कर सकते। तो इस नियम से हटने के लिए, बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी 2 कंपनीज थी, एक हांगकांग और एक सिंगापुर में बेस्ड थी, जिसके थ्रू पैसे डालती थी। पर चूंकि कैश सेगमेंट में के थ्रू ही इनको ऑप्शन के प्राइसेस को अफेक्ट करना था, तो कैश सेगमेंट की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इन्होंने इंडिया में भी 2 कंपनीज खोली, और ये दोनों कंपनीज जो है ये कैश सेगमेंट में बाय करती थी। और जो हांगकांग और सिंगापुर की कंपनी थी वो जो है वो अपना ऑप्शंस में, यानी पुट और कॉल में जो है या फ्यूचर्स में जो है वो बाइंग या सेलिंग करता था। तो हुआ ये कि इंडिया की जो कंपनीज थी इनको पिछले 2 साल में लगभग 60,000 करोड़ का लॉस हुआ, जो इंडिया की कंपनी जो कैश सेगमेंट में डील कर रही थी। जबकि जो हांगकांग और सिंगापुर की कंपनी थी उनको 43,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप 43,000 से 7,000 करोड़ माइनस कर दिए तो 36,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो जेन स्ट्रीट को गया। ये जो 36,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ वो 9 टाइम्स ज्यादा था, बड़ा था, जो नेक्स्ट प्लेयर था ऑप्टिवा करके, जो नेक्स्ट एफएनओ के अंदर में जो बड़ा प्लेयर है आफ्टर जेन स्ट्रीट, उससे 9 गुना ज्यादा ये प्रॉफिट कमा रहे थे। तो वो 3-3.5 करोड़ का, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा था और ये 36,000 करोड़ का प्रॉफिट बना के चले गए। तो ये चीज ने कहीं ना कहीं जो है काफी सारे ट्रेडर्स के मन में जो है शंका के बीज हुए। वहीं दूसरी तरफ वॉल्यूम्स जो है वो दिखे कि बड़े अबनॉर्मल वॉल्यूम्स जो है पुट और कॉल में हो रहे हैं। ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग जो है
वो बड़ी भयानक तरीके से हो रही है एक्सपायरी के दिन, और वो भी खास लास्ट के 1 घंटे में। और लास्ट के 1 घंटे में दिख रहा कि कैश में भी वो सिमिलर बैंकिंग स्टॉक जो है वो सेल हो रहे हैं हर बार। तब जाके जो है इनको ये समझ में आया कि कुछ मार्केट मैनिपुलेशन चल रहा है। पर ये मार्केट मैनिपुलेशन पकड़ने के बाद भी जो सेबी को कंप्लेन की गई, तो माधवीपुरी बुच के अंडर में आपको पता ही है सेबी कैसा काम कर रही थी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी उठाता है माधवीपुरी बुच के ऊपर में कि पूरे 2024 में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दिसंबर में जब इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उसके बाद भी भगवान जाने माधवीपुरी बुच जी ने क्या किया। वो जब मार्च में रिटायर हुई, तुहिन कांता पांडे जी आए फरवरी मार्च से, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी तेजी आई। परंतु दोस्तों ये कई प्रश्न उठाता है। सबसे अहम प्रश्न ये उठाता है कि सेबी ये बोलती है कि हमारे पास में मैकेनिज्म है जहां पे हम चेक करते हैं कि कोई स्टॉक या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में जो है हेरा फेरी तो नहीं हो रही। तो ये उनके उस सॉफ्टवेयर के ऊपर में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि जेन स्ट्रीट जो है वो डेरिवेटिव्स का 28% वॉल्यूम जो है अकेले जेन स्ट्रीट एक कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। पूरे भारत के डेरिवेटिव मार्केट का 28% यदि एक ही कंपनी से आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली जो है खतरे की घंटी जो है ये बजनी चाहिए थी। इनके सॉफ्टवेयर ने उसको पकड़ा नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि सेबी जो करोड़ों रुपए में, मिलियंस एंड मिलियंस रुपए में ये सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट कर रही है, ये कैसी कंपनी के सॉफ्टवेयर लगाए इन्होंने, या यदि ये सॉफ्टवेयर ने पकड़े भी हैं तो फिर ये सेबी के ऑफिशियल्स के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठाता है कि उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया। ये मयंक बंसल जैसे ट्रेडर्स की क्यों जरूरत पड़ रही है कि जिन्होंने हल्ला मचाना चालू किया उसके बाद में आपने एक्शन लिया। तो आपको क्या हर बार कोई बाहर का आदमी आके आपको बताएगा कि यहाँ त्रुटि है साहब, यहाँ एक्शन कीजिए? सेबी की इतनी बड़ी टीम है, सेबी सॉफ्टवेयर्स पे अपने इतने मिलियंस एंड मिलियंस खर्चा करती है, तो इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है कैसे फेल हुआ, कैसे माधवीपुरी बुच जी का कार्यकाल में जो है कुछ भी इसके ऊपर में एक्शन नहीं लिया गया, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है, जिसके ऊपर में मुझे विश्वास है कि खोजी पत्रकार जो है आर्थिक मामलों के अभी वो लोग कुछ लिखेंगे। मैं तो अब बाहर हो गया हूं, मैं लिख नहीं सकता हूं, इसलिए मैं इस वीडियो के जरिए ये क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि जो दूसरे मेरे पत्रकार मित्र हैं वो इसको सुने और इस पे कुछ एक्ट करे, काम करे, सेबी से प्रश्न पूछे कि आप सॉफ्टवेयर के ऊपर में कितना एक्सपेंडिचर करते हो, कौन से वेंडर से सॉफ्टवेयर लेते हो, आपके सॉफ्टवेयर ने क्यों नहीं पकड़ा जब एक ही कंपनी ने इतना बड़ा डेरिवेटिव मार्केट कॉर्नर कर लिया। एक मतलब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी, और ये भी बताता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कोई बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो जो ये इतनी बातें बोली जाती है कि हमारे मार्केट का डेप्थ बढ़ गया, डेप्थ बढ़ गया, अब नजर आ रहा है क्या डेप्थ बढ़ गया। दूसरी चीज और जो समझ में आ रही है वो ये है कि हम लोग ये हेज फंड और ये बड़े बड़े बाहर के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंटिस्ट या ये कोई बहुत ज्यादा जो है आप समझिए एल्गोरिदम जो है इनका कुछ ऐसा भयानक मैथमेटिकल फुल प्रूफ हो, ये नहीं है। ये सब पैसे का खेल है, लिक्विडिटी का। आप 5,000 करोड़ के एकदम से 7,000 करोड़ के सीधा स्टॉक्स बेचोगे, पर्टिकुलर स्टॉक्स, पर्टिकुलर ऑप्शंस बेचोगे तो वो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। या आप वो स्टॉक्स उतनी मात्रा के खरीदोगे तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप या मैं अगर यही छोटे वॉल्यूम के साथ में 2, 4, 5 लाख के साथ में करने जाएं तो हमको मैसिव नुकसान होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा ब्रेन का गेम नहीं है, ये लिक्विडिटी का गेम है। अगर ये इतना ही ज्यादा ब्रेन का गेम होता तो हर पीएचडी इन मैथमेटिक्स, हर रॉकेट साइंटिस्ट जो है अपना बड़ा बड़ा हेज फंड खोल के बैठ गया रहता है। कोई एक जिम साइमन जो है ना, एक कोई रेनेसा टेक्नोलॉजी नहीं होती है, 50 बड़ी बड़ी कंपनीज होती जो हर साल इतना ही प्रॉफिट कमाती जैसे रेनेसा कमा रहा है या जैसे जेन स्ट्रीट कमा रहा है। आपके दिमाग के साथ में आपको मैसिव अमाउंट लिक्विडिटी की चाहिए, पैसे की चाहिए। पैसा होगा तभी आप इस तरीके की स्ट्रैटेजीज को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जेन स्ट्रीट के ऊपर में मैंने सफिशिएंटली आपको बता दिया। आगे भी यदि जरूरत पड़ेगी तो इस विषय पे हम बात करेंगे। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर, जो आज का थंबनेल है कि अमेरिका टर्न्स 249। दोस्तों 1776 में अमेरिका जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी से मतलब एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, आजाद हुआ, और ये बड़ा ही एक लंबा सफर जो है अमेरिका ने तय किया। अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बनी, सामरिक महाशक्ति बनी,
राजनीतिक महाशक्ति बनी और डेमोक्रेसी का झंडा बरदार बना पूरे विश्व के अंदर में। तो ये बड़ी ही लंबा इन्होंने सफर तय किया है। बहुत सारे लोग अमेरिका जो दादागिरी करता है उससे बड़े परेशान रहते हैं और बहुत सारे खिलाफ में भी अमेरिका के बोलते हैं, पर अमेरिका के अंदर में कुछ ना कुछ गुण तो ऐसे हैं जिसके कारण अमेरिका इतना बड़ा महाशक्ति बना है। एक ब्रिटिश कॉलोनी से अलग होके आज अमेरिका इतना बड़ा डेवलप्ड वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया है। इसका रीजन है कि अमेरिका ने कैपिटलिज्म को, अमेरिका ने इनोवेशन को, अमेरिका ने R&D को हमेशा जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मैंने पहले भी वीडियो बनाए, आप मेरे पुराने वीडियो इस विषय पे देख सकते हैं कि R&D में कैसे सिलिकॉन वैली का उदय हुआ, कैसे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो थी ये मेजर इन्वेस्टर्स थी, चाहे वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हो चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, सब में जो पहले मैसिव इन्वेस्टमेंट R&D में हुआ है वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो R&D को और दुनिया भर में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको अमेरिकन सिटीजनशिप देके अपने देश में जो बुलाने का काम अमेरिका ने किया, इसका उसको भरपूर फायदा मिला और हमने देखा कि अमेरिका धीरे धीरे डेवलप हुआ। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रेटन वुड संधि की गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि डॉलर जो है अमेरिकन डॉलर वो गोल्ड के मुकाबले जो है उसको टैग किया जाएगा, यानी $35 का 1 आउंस गोल्ड माना जाएगा और दुनिया की जितनी करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले ट्रेड करेगी। परंतु 1971 में ब्रेटन वुड समझौते से रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका को अलग किया और उसके बाद से डॉलर जो है एक फिएट करेंसी बन गई। दोस्तों 1971 में जब ये फिएट करेंसी बनी तो बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट जो है वो डॉलर से धीरे धीरे हटना शुरू हुआ, आरंभ हुआ, क्योंकि पहले हमको पता था कि यदि डॉलर अमेरिका का अगर वैल्यू खत्म हो रहा है तो अमेरिका उसके मुकाबले उसके बराबरी का गोल्ड प्रोवाइड कर देगा। पर जब ये संधि से अलग हुआ तो अब गोल्ड यानी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसके अगेंस्ट में डॉलर पेग हो। डॉलर के ऊपर में सिर्फ एक ट्रस्ट फैक्टर ही था, बाकी वो कहीं भी एंकर नहीं था, उसकी वैल्यू एंकर नहीं थी। इस कारण से जो है डॉलर जो है वो अलग हुआ। अब उसके कारण ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड ओवर ऊपर जाने चालू हुए। 1981 में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अमेरिका में पहुंचा, 18% पहुंच गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे रोनाल्ड रेगन ने और उनके अंडर में जो पॉल वोल्कर जो फेड के जो चीफ थे उन्होंने मिलकर कुछ ऐसी नीतियां की, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर किया, जिसके कारण जो है ये महंगाई इन्फ्लेशन जो था वो नीचे आया। इन्फ्लेशन नीचे आने के कारण डॉलर फिर से स्ट्रांग हुआ और इंटरेस्ट रेट भी फिर नीचे आए इन्फ्लेशन के साथ ही। दोस्तों 1981 में मतलब आप समझिए 1776 से लेके 1981 के बीच में अमेरिका ने पहला $1 ट्रिलियन जो है डेट एक्यूमुलेट किया था। 1981 से लेके 2025 अभी जो है अमेरिका का डेट 1 ट्रिलियन से बढ़ के 36 ट्रिलियन हो गया, यानी पिछले 45 साल में $35 ट्रिलियन अमेरिका ने डेट जो है वो एक्यूमुलेट किया है। और आज की डेट में ये हाई डेट जो है यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। यही डॉलर के ऊपर में भी एक क्वेश्चन मार्क उठाता है, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है टैक्स के थ्रू वो है $5 ट्रिलियन का। जो अभी बजट पेश हुआ है, बिग एंड ब्यूटीफुल बजट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है, उसमें $5 ट्रिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू बताया गया है और इंटरेस्ट पेमेंट में $1 ट्रिलियन के आसपास जाएगा। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू कमा रही है उसका 20% जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च कर देने वाली है। तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये डॉलर के ऊपर में भी एक बहुत बड़ा खतरे का निशान जो है वो खतरे सवाल जो है वो उठा रहा है। दोस्तों अब आप बोलोगे कि अमेरिका यदि वीक होगा तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, या डॉलर यदि वीक होगा तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे गहरा इंपैक्ट जो है वो ये पड़ेगा कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। हम ऑयल से लेके तो गोल्ड तक सब इंपोर्ट करते हैं, हम हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। ये जितने भी कमोडिटीज हैं, चाहे ऑयल हो चाहे गोल्ड हो, ये डॉलर के मुकाबले जो है मेजर की जाती है। तो यदि डॉलर कमजोर हो रहा है तो ये कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो इंपोर्ट करती है इसका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा।
इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी सरकार जो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर सकती है, उसमें उसको कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि एक लेवल ऐसा भी आ सकता है कि भाई ऑयल जो है उसके प्राइसेस इतने चले जाएं कि गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़े। अगर ऑयल के, क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते तो फर्टिलाइजर जो है, नेचुरल गैस के प्राइसेस ऊपर जाते तो फर्टिलाइजर महंगा होता है। हमको मालूम है कि फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसान खरीद नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी बढ़ी तो गवर्नमेंट जो दूसरे चीजों पे खर्चा कर रही है वो खर्चा कम हो जाएगा। यही खतरा जो है अमेरिका के साथ में भी है। अमेरिका में भी बहस चल रही है कि अमेरिका का इंटरेस्ट पेमेंट जो है आज की डेट में डिफेंस पेमेंट से भी ज्यादा हो गया। डिफेंस जो बजट है वो है $850 बिलियन का और इंटरेस्ट पेमेंट है $1 ट्रिलियन। तो बहुत सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका जो विश्व में चौधरी बना फिरता है, इस पे काफी सारे सवालिया निशान आगे आने वाले दिनों में लग सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास में इंटरेस्ट पेमेंट करने में इतने पैसे जाएंगे कि वो बाकी चीजों की तरफ जो है मेडिकेड, मेडिकेयर, सोशल स्पेंडिंग, पेंशन, नेट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजों में पैसा खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा कम बचेगा। हालांकि अमेरिका ने अपने डेफिसिट को कम नहीं किया है। $5 ट्रिलियन का इनका रेवेन्यू कलेक्शन है, और ये बिग एंड ब्यूटीफुल बजट में ट्रंप का जो है उसमें $7 ट्रिलियन का ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी $2 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट अमेरिका को होने वाला है, जो भयानक है। इंडिया की पूरी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, और यहाँ अमेरिका एक ही साल में $2 ट्रिलियन का डेफिसिट कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा भयावह जो है वो सिचुएशन पैदा करने वाला है। मैंने कुछ डाटा आप लोग के लिए निकाले हैं, जो मैंने फॉर्च्यून में स्टोरी लिखी थी, ये उसी का पार्ट है। वो स्टोरी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा, फॉर्च्यून और आउटलुक की स्टोरी, वो आप उससे भी ये डाटा देख सकते हैं। जो नहीं इंग्लिश में स्टोरी पढ़ना चाहेंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि फेडरल रिजर्व का बैलेंस शीट जब 18% इंटरेस्ट रेट था, उस टाइम में था $160 बिलियन। ये 2021 में कोरोना में बढ़ के हो गया था $8.45 ट्रिलियन, अभी ये है $6.66 ट्रिलियन। तो आप सोचिए 160 बिलियन से $6.66 ट्रिलियन पहुंचना, यानी लगभग 4-4.5% का इजाफा है। वहीं जो है आप ये देखिए कि जो टोटल डेट जो था अमेरिका के ऊपर में, वो गवर्नमेंट का है $36 ट्रिलियन, बट जो अमेरिका के टोटल डेट है, यानी कंपनीज जो है अमेरिका की, और जो वहां के जो लोग हैं हाउस होल्ड, उन लोगों का भी डेट यदि मिला, मतलब उनका ऐड करे गवर्नमेंट में, तो ये डेट हो जाता है $70 ट्रिलियन का, $70 ट्रिलियन। दोस्तों ये हाई डेट का और जो फेड की जो बैलेंस शीट जो है ये बढ़ी, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है अमेरिका में, वो हुआ है कि अमेरिका में आर्थिक असमानता बढ़ी है। आज अमेरिका की पॉपुलेशन है 34 करोड़ की। 34 करोड़ में यदि हर एक परिवार में 3 लोग समझे, मियाँ बीवी और एक बच्चा, तो लगभग 10 करोड़ फैमिलीज होती हैं, 10 से 11 करोड़। 10 से 11 करोड़ यानी कि 100 मिलियन से 110 मिलियन हाउस होल्ड हैं वहां पे अमेरिका में। ये 100 मिलियन हाउस होल्ड का जो टॉप 1% है, यानी 1 मिलियन हाउस होल्ड, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख घर। 10 लाख घर जो है ये अमेरिका में 30% वेल्थ जो है ये सिर्फ ये 10 लाख घरों के पास में है। अमेरिका का टोटल जो वेल्थ है पूरा अमेरिका का, वो है $160 ट्रिलियन हाउस होल्ड वेल्थ। उस $160 ट्रिलियन का अकेले $50 ट्रिलियन जो है वेल्थ, अकेले ये 1% जो पॉपुलेशन है इसके पास में है। तो ये जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, जो आर्थिक खाई बढ़ रही है, ये भी बहुत ज्यादा अमेरिकन समाज में विद्वेष की भावना को जो है वो जन्म दे रही है। और उसी का एक परिणाम कह लें डोनाल्ड ट्रंप है, जो हम कहते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा जो है वो विद्वेष की राजनीति करते हैं। विद्वेष की राजनीति वहां जन्म ही इसलिए हो रही है क्योंकि वहां आर्थिक असमानता बढ़ी है। वहां 10 लाख घर जो हैं वो देश के 30% वेल्थ के ऊपर में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये 2000 में ये हार्डली, यानी ये जब शताब्दी शुरू हुई थी तब ये 21% था। 21% से बढ़ के ये 31% हो गया है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस साइन है अमेरिका के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए जो 2 सबसे बड़ी समस्या है, पहली समस्या ये कि आर्थिक असमानता जो है इसको कम कैसे करें, ये जो गैप जो है इसको कैसे कम करें, और दूसरा जो है ये डेट बॉम्ब जो है, ये डेट बॉम्ब से अमेरिका जो है कैसे अपने आप मतलब
छुटकारा पाए। एक ही तरीका जो मुझे दिखता है वो ये है कि अमेरिका अपनी जीडीपी को फास्ट मूव करे, क्योंकि डेट के एब्सोल्यूट नंबर का कोई मतलब नहीं है $36 ट्रिलियन का। डेट को हमेशा जीडीपी के कंपैरिजन में नापा जाता है। तो यदि जीडीपी तेजी से बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर नहीं भी बढ़ा पर न्यूमरेटर बढ़ रहा है, जीडीपी इज टू डेट, तो सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी। आज की डेट में लगभग 110% डेट टू जीडीपी रेशियो है अमेरिका का, तो इसको कम करने की जरूरत है। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मैं इंडिया के ऊपर में भी कभी बनाऊंगा, तो आपको इंडिया की भी सिचुएशन पता चलेगी कि कैसी है। दोस्तों, आई होप आज का एपिसोड आपको बढ़िया लगा होगा, थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि दो विषय मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको आज का अच्छा लगा वीडियो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और कृपया करके इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। 59 रुपीज, 119 रुपीज और 159 रुपीज 3 तरीके की सब्सक्रिप्शन फीस है। आप ये छोटी सी अमाउंट पे करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे हाथों को सशक्त और मजबूत कर सकते हैं, ताकि मैं इस चैनल को और मजबूत कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आई होप आज का आपको एपिसोड पसंद आया।